नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अनविथ प्रवेश। आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 लार्ज कैप स्टॉक की बात करेंगे जो अपने सेक्टर के एकदम दिग्गज स्टॉक हैं और प्राइस करेक्शन होने की वजह से हमको फेयर वैल्यूएशन पे यानी हमको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये तीनों स्टॉक फंडामेंटली फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन टाइम करेक्शन होने की वजह से, मार्केट में करेक्शन आने की वजह से ये अभी हमको एकदम फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो आगे आने वाली वीडियो में आप इन तीनों स्टॉकों के नाम जानेंगे और इन तीनों स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी हम देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमको किस प्राइस के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ये आपके सामने HDFC बैंक के फंडामेंटल पैरामीटर्स खुले हुए हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि ये हमको क्या बताते हैं। देखिए, आप सबसे पहले हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी स्टॉक का देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उसके अंदर वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं या अगर हम किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट होने चाहिए और वो जिस सेक्टर का शेयर है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, लेकिन इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कंसिस्टेंट है पिछले पास्ट ईयर्स में, लगभग 16 to 18% ये कंसिस्टेंट है। ये बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये हमारा इस रिटर्न ऑन इक्विटी पैरामीटर पे ये स्टॉक पास होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास शेयर होल्डर का जो भी पैसा है, यानी बैंक ने जो भी, इस बैंक के पास जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी पैसा है उससे कितना रिटर्न जनरेट किया है पास्ट ईयर्स में। तो ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए, इसने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट ग्रो करके दिखाए हैं पास्ट ईयर में। लगभग 20 से 23% के आसपास हमको इस HDFC बैंक के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट और भी जो चीज़ देखनी होती है वो होता है हमारा NPA। हमको NPA देखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी इस बैंकिंग कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं। तो HDFC बैंक के सभी बैंकों से हमेशा कम ही रहते हैं। अभी मैं फ़िलहाल प्रेजेंटली बताऊं तो ये 0.5% से भी कम है, यानी ये 0.5% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये हाई होता है और एनपीए लो होते हैं, तो बाज़ार उसको एक हाई वैल्यूएशन प्रोवाइड करती है। जैसा आप देखेंगे कि ये अपनी बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी ये अपनी बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ऊपर ट्रेड करता है। यानी अगर इसकी बुक वैल्यू 350 है, जो कि 350 है, तो इसके 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम्स ज़्यादा इसको जो है बाज़ार जो है इसको वैल्यूएशन देता है। अब फंडामेंटल्स के बाद टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि HDFC बैंक का चार्ट हमको क्या बता रहा है। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, मैंने फिबोनाची इसके अंदर लगाया हुआ है। जब ये कोरोना का फॉल आया था, इसके बाद इसने यहाँ से हाई लगाया था लगभग 1700 के आसपास। उसके बाद इसने सबसे पहले ये जो अभी ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है, यानी हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर हमको ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमको बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करना होता है चार्ट को। तो 0.23% के आसपास ये रिट्रेस करके अभी इस लेवल पे है, यानी 1400 के आसपास, ये 1400 से 1450 के आसपास ये अभी इस टाइम पे है। लेकिन अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो लेवल क्या रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा लेवल रहने वाला है ये 0.38 वाला रहने वाला है। ये 0.38 का लेवल कितने का है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है 1350 का। आप इसके अंदर 2 GTT ऑर्डर लगा सकते हैं फ्रेंड्स, एक 1350 का और एक 1400 का। यानी आप इस लेवल पे जब ये शेयर आए इस प्राइस पे,
आप इस टाइम पे इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से इन्वेस्ट किया हो तो इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक जो है आज का, जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है डिविस लैब। ये डिविस लैब फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर का शेयर है। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये भी पिछले पास्ट ईयर्स में कंसिस्टेंट है। आप चाहे 3 ईयर्स का देखें, 5 ईयर्स का देखें या 10 ईयर्स का देखें, ये 20 से 25% की आपको 20 to 25% की रेंज में ही देखने को मिलेगा। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि इस कंपनी ने भी पास्ट ईयर्स में कंसिस्टेंटली हमको परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक गुड डिसीज़न होगा। अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, वह भी कंसिस्टेंट रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली हमको दिखाई है, चाहे 10 ईयर्स की हो बात हो, चाहे 5 की हो, चाहे 3 की हो। 3 ईयर्स में तो 31% की हमको ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 31% क्यों मिली है? पीछे 17 और 20 या फिर 12 क्यों थी? उसका रीज़न तो हम सब जानते ही हैं, वो कोविड-19 की वजह से फार्मा सेक्टर ने पिछले 2 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके प्रॉफिट के अंदर, उनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जंप हुआ था, उसी की वजह से इनके प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ भी हुई है। लेकिन अब ऑलमोस्ट कोविड तो जा चुका है, और यही एक रीज़न है कि फार्मा की कंपनी के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी अभी डाउन भी आ चुके हैं, क्योंकि उनकी सेल्स कम हो गई है। तो अगर सेल्स कम हो गई है तो वही करेक्शन अभी हमको उनके प्राइस में भी देखने के लिए मिल रही है। चाहे आप ल्यूपिन ले लें, या फिर आप बायोकॉन ले लें, एफडीसी ले लें, या फिर सिप्ला को देखें। अगर आप कोई भी फार्मा सेक्टर का, इवन आप डिविस लैब को ही देखें, तो आप जो भी शेयर उठाएंगे आपको 20 से 25%, इवन कुछ शेयर तो 30% तक भी करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर डिविस लैब को क्यों चुना? क्योंकि इसका सिर्फ यही काम नहीं है, ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करती है, वो होता है एपीआई प्रोवाइड करती है। ये एपीआई हमारा क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी ये जो जो भी मेडिसिन्स बनती हैं, जो भी इंजेक्शंस बनते हैं, उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये वो भी प्रोवाइड करती है फार्मा कंपनीज़ को। और हमारा जो फार्मा सेक्टर जो होता है, ये बहुत हाईली रेगुलेटेड सेक्टर होता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इवन ये फॉरेन, यानी इनका फॉरेन ऑपरेशन से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो जैसे यूएसए की जो रेगुलेटरी बॉडी है एफडीए, उस वो भी इन कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती है। तो इसलिए कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो डिविस लैब का काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी डिफ़ॉल्टर या फिर ये रेगुलेशंस को नहीं तोड़ती है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटली तो बात हो गई। चलिए अब चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसका चार्ट देखें तो अभी यह एक बियरिश ट्रेंड के अंदर है। इसके अंदर एक बियरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। आप देखिए, ये एक बेरिश चैनल के अंदर है, और ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस जगह से। यानी ये आपका 4000 का लेवल है, यानी 4000 से लेके 41, यानी 4000 से 4100 के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है, और वहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अभी भी बेरिश ट्रेंड में। अगर आप देखें, हमने टॉप से बॉटम पे ये ऑलमोस्ट 30% तक करेक्ट हो चुका है। यानी इस टाइम पे हमको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मौका मिल रहा है एक अच्छी कंपनी में। अगर फ्रेंड्स आप इसका पीई रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 51 के आसपास इसका पीई रेशियो, जो कि बहुत हाई है। लेकिन 51 हाई है, बट स्टिल ये 51 एक्सेप्टेबल है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है, और मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यूएशन देती है, क्योंकि ये उस हिसाब से परफॉर्म भी करके दिखाती है। इसका पी रेशियो कुछ टाइम पहले 70 के आसपास था, वो फिर भी करेक्ट होकर 51 आ चुका है। ये एक हाई पी रेशियो कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे म्यूचुअल फंड की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यानी इसके अंदर हर महीने इनडायरेक्टली एसआईपी के थ्रू पैसा भी
इस स्टॉक के अंदर एसआईपी के थ्रू पैसा आता रहता है। जैसे एचडीएफसी बैंक में भी आता है, ऐसे ही इसके अंदर भी आता है। इसलिए इनकी वैल्यूएशन मार्केट में थोड़ी हाई ही रहती है। इसलिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंपनी को सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये भी फेयर वैल्यू पे हमको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप फ्रेंड्स अभी इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। किस लेवल पे? 4075 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और एक 4000 रुपीज़ पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आप इस रेंज में इस शेयर को बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपने तीसरे स्टॉक की बात करूं तो तीसरा स्टॉक मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। हमारा तीसरा स्टॉक है HUL। HUL मैंने आपको सिर्फ नाम बताया है, बाकी उसकी एनालिसिस आप खुद करिएगा, उसके लेवल्स आप खुद निकालिएगा और ख़ुद उसके प्राइस को देखिएगा कि आपको किस प्राइस के ऊपर उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे 3 स्टॉक हो गए, HDFC बैंक, डिविस लैब और HUL, जो कि इस साल यानी 2022 में अभी करंट डेट पे, करंट प्राइस पे बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं। आपको इस टाइम पे इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सिर्फ आप ही वेल्थ जनरेट ना करें, वो भी आपके साथ में वेल्थ जनरेट करें। और अच्छे जगह, अच्छी कंपनी में, अच्छे टाइम पे, अच्छी वैल्यू पे पैसा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छी कंपनी को अगर आप हाई वैल्यूएशन में बाय कर लेंगे तो वो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। अगर उसको आप, जब उसके अंदर प्राइस करेक्शन होती है, अगर उस टाइम पे अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।